दोस्तों, करंट प्लस की इस नए सेशन में आप सबका स्वागत है। ये हमारा तीसरा सेशन है। इससे पहले भी हमने 2 किया हुआ है। इस सेशन का मूल उद्देश्य है कि 40 से 45 दिनों में हम 90 प्लस क्वेश्चन को टारगेट किए हुए हैं कि हम ऐसे टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, उसका संबंध करंट अफेयर से भी होगा और हमारे सब्जेक्ट से भी होगा। ये हमारा जो डिस्कशन होगा वो टॉपिक वाइज भी हो सकता है, एमसीक्यू में भी हो सकता है। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आने वाले प्रीलिम्स में आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इस सेशन का पहला जो टॉपिक है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विधि आयोग के संदर्भ में है। विधि आयोग का संदर्भ किससे है? विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा इसका गठन किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा 3 वर्ष के लिए 23 नंबर के आयोग का गठन किया गया है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवारत न्यायाधीश होते हैं। सेवारत मतलब जो कार्यरत होते हैं वो उसी को बोला जाता है। इसके जो स्ट्रक्चर है वो देख लीजिए। इसमें अध्यक्ष होते हैं, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 5 अंशकालिक सदस्य होते हैं। विधिक मामले एवं विधायी विभाग के सचिव इसके पदेन सदस्य होते हैं। ये मंत्रालय के ना सलाहकार की भूमिका निभाता है। क्या कार्य है इसका? मूल रूप से अप्रचलित कानूनों की समीक्षा करना होता है, गरीबों को प्रभावित करने वाले जो कानून होते हैं उसकी भी जांच करना होता है, उसकी समीक्षा करना होता है। साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक जो ऑडिट होता है वो भी उसके द्वारा भी ये इन चीज़ों को करता है। लैंगिक समानता का ख्याल रखा जाता है, खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी के प्रभाव की भी ये जांच करता है। अगला हमारा है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अभी राज्यसभा में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जो है उनके खिलाफ ये प्रस्ताव पारित किया गया था। उसका मूल कारण क्या था? जो सब्जेक्ट था वो वायनाड में भूस्खलन आया था, आपको पता होगा। जो हैवी रेन हुआ था उसके वजह से काफ़ी मात्रा में भूस्खलन वहाँ पे हुआ था और काफ़ी जान माल की क्षति हुई थी। उन्हीं संदर्भ में ये प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये यहाँ पे विभिन्न तरह के प्रस्ताव है दोस्त। जो भी आप प्रस्ताव पढ़ेंगे, जैसे स्थगन प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, धन्यवाद प्रस्ताव है, तो आप लोग के लिए होमवर्क है कि आप इन तरह की चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। इस तरह के प्रश्नों का एक वजह और है डिस्कशन करने का कि देखिए, अगर हम ये विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की बात करते हैं तो ये पॉलिटी का सेक्शन हो गया, आप लोगों को पता होगा। लेकिन अगर वायनाड भूस्खलन की बात करते हैं तो ये जियो का प्लस। इस तरह मान लेते हैं कि अगर इस तरह से प्रश्न बना दिए जाएंगे कि हाल में किनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पारित किया गया था और कहाँ पे, राज्यसभा या लोकसभा में, एक पॉलिटी का हो जाएगा और इसका कारण क्या था, इस तो उसका दे देगा वायनाड भूस्खलन या कुछ और इस तरह से एग्जाम्पल दे देगा। तो हमें क्या लगेगा कि एक ऑप्शन पॉलिटी का हो गया, दूसरा ऑप्शन ज्योग्राफी का हो गया। तो आने वाले जो एग्जाम है आपको इस तरह के क्वेश्चन मिक्स वाले ऑप्शन उसमें देखने को मिलेंगे और ये इसी को फिर डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि इसको हम कौन से सब्जेक्ट में रखेंगे। जो बेहतर और टफ होने की बात होती है कि आने वाले समय में प्रश्न कठिन होंगे तो इसी तरह के प्रश्नों को उसमें बनाया जाएगा। एक ऑप्शन दे देगा ज्योग्राफी का, एक ऑप्शन दे देगा इकोनॉमी का, एक ऑप्शन दे देगा साइंस टेक का, एक ऑप्शन दे देगा क्लाइमेट से संबंधित। तब जाके वो चीज़ मतलब कि टफ हो जाएगा, तो बस उसको समझना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इस तरह को चीज़ों को कंपाइल करके पढ़िए और अलग अलग क्षेत्रों से उसको कनेक्ट करिए। अगला हमारा है NIRF रिपोर्ट जारी किया गया है। किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है? जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनके द्वारा जारी किया जाता है। और इसके तहत कौन सा इंडिया रैंकिंग 2024 को जारी किया गया है। इसमें 3 श्रेणियों को शामिल किया गया है अलग से, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी है, स्किल यूनिवर्सिटी है और स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है। ये 3 पहले नहीं था, इससे पहले इसमें इस बार इसको शामिल किया गया, तो ये पूछा जा सकता है। इसमें अगर रैंकिंग की बात करें तो हमेशा से रैंकिंग पूछा जाता है, लेकिन ये नयापन है तो इसलिए ये संभव है इस बार पूछा जाएगा। इसमें आप देखिए, ओवरऑल रैंकिंग की बात करें सभी सब्जेक्ट में और सभी संस्थानों में, तो IIT मद्रास को पहला रैंक मिला है और 2019 से IIT मद्रास 2019 से लगातार अभी तक पहला रैंक पे है। अगर यूनिवर्सिटी में बात करें तो हमारा जो भारतीय विज्ञान संस्थान है बेंगलुरु का, उसको पहला स्थान मिला है और दूसरे स्थान पर JNU है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है इसको पहली बार शामिल किया गया। तो इसमें देखिए, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई को पहले रैंक पे रखा गया है और ओपन यूनिवर्सिटी में इग्नू को पहले स्थान पर रखा गया है। स्किल यूनिवर्सिटी की श्रेणी में अगर बात करें तो इसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली को पहले स्थान पर रखा गया है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, ये निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न 100% प्रश्न ये बनेंगे, आप देखिएगा। इससे मिलता जुलता चाहे प्रत्यक्ष रूप से बने या अप्रत्यक्ष रूप से बने। BIOE3 पॉलिसी क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये पॉलिसी को जारी किया गया है, बनाया गया है। इसमें क्या है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये इसको याद रखिए, सीधे यही पूछा जा सकता है कि BIOE3 का मतलब क्या है। इसका जो उद्देश्य होता है, जो नेट जीरो
की बात की जाती है कार्बन एमिशन को लेके, तो उसको सफल बनाने के लिए ये सब एक पहल है और इसके तहत काफ़ी सारे चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। जैसे जे प्रौद्योगिकी को फॉलो किया जाएगा, उन चीज़ों को, उस तरह के तकनीकों को प्रमोट किया जाएगा जिससे कि कार्बन एमिशंस कम हो। अगला देख लीजिए, लद्दाख में नए ज़िले को बनाया गया है, 5 नए ज़िले का बनाया गया है और कुल 7 हो गया, पहले से 2 थे और 5 कि जैसे 5 ज़िले कौन-कौन है, जास्कर है, द्रास है, साम है, नुब्रा है और चांगथांग है। आपको ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्त कि इसका जो सीमा आप याद रख लीजिएगा बाउंड्री की, अगर ये चाइना साइड में है तो कौन से इसमें से ज़िला है जो चाइना के बाउंड्री से मिलता है, और ये निश्चित रूप से इस तरह के प्रश्न बनेंगे जिस तरह के मैपिंग में चीज़ें आजकल पूछे जाने लगे। और एक ऑप्शन इसमें और एक चीज़ याद रखने के लिए है, जो अधिकार की बात होती है, राज्य सरकार को पूरी तरह से अधिकार होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के निर्माण करने के लिए या उसका नाम बदलने के लिए, केंद्र सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। तो यही पूछ दिया जाएगा, नए ज़िले का निर्माण या उसके नामकरण से संबंधित अधिकार किसके पास होता है। दोस्तों इसके अलावा भी हमने साइंस टेक और आईआर को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करवाया है इस चैनल पे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आपको पता है कि आईआर प्लस साइंस टेक को अगर मिला देंगे तो यहाँ से 20 प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। आप लोग कहते हैं नहीं करंट अफेयर कहाँ से करें, करंट अफेयर कहाँ से करें, तो आप यहाँ से करिए ना, यहाँ सीधे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप एसपीडी कर लीजिए। तो अगर इस तरह सेक्शनल वाइज आप करके करेंगे, जिस तरह आप सब्जेक्ट को सेक्शन वाइज करते हैं, उसी तरह करंट अफेयर का भी अब समय है दोस्त कि इतने अगर 35 से 40 प्रश्न बनते हैं तो आपको सेक्शनल वाइज करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमने आईआर और साइंस टेक को एक साथ करवाया है, 1 साल का आप वहाँ जाकर कर सकते हैं। थोड़े बहुत उसमें कमी है जिस पे कि लगातार काम किया जा रहा है, तो वो देखिए डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ होगा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं और टेलीग्राम से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है SC/ST एक्ट 1989 के बारे में। इसमें कुछ खास बात को ध्यान रखना होगा। अभी इसका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था कुछ बातों को लेकर, तो खैर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है, इसके तहत जो केस होता है उसमें जो छानबीन होते हैं उसमें अपराधों की जांच के लिए आपको याद रखना, डीएसपी से कम लेवल के रैंक के अधिकारी नहीं होते हैं, मतलब डीएसपी रैंक के अधिकारी ही उसकी छानबीन करेंगे। जो अभियुक्त होते हैं वो SC/ST नहीं होना चाहिए जो अभियुक्त होता है। अनुच्छेद 15 एवं 17 के उद्देश्यों से संबंधित है ये, आपको इतनी छोटी बातों को याद रखना होगा, बस प्रश्न यहाँ से बनने की प्रबल संभावना है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्त कि इस तरह से बहुत सारे एग्जाम में आप इस तरह से सीधे प्रश्न बने हैं, बीपीएससी में भी काफ़ी बार इस तरह के प्रश्न बने हुए हैं और ये अभी चर्चा में रहा था, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। अगला टॉपिक हमारा परिसीमन आयोग के बारे में है। अभी एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, किशोर चंद्र राठौर वर्सेस भारत संघ। इसमें ये निर्णय दिया गया है कि जो परिसीमन आयोग के निर्णय या आदेश होते हैं वो न्यायिक समीक्षा के में ऐसा नहीं है कि परिसीमन जो कमीशन होगा वो कुछ भी बोल देगा तो उसके चीज़ों को मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उनको न्यायिक समीक्षा के अंदर उसके सभी निर्देश और आदेश आएंगे, ये आपको याद रखना है। इससे पहले 2012 में गुजरात हाईकोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था, इस तरह की बातों को उन्होंने बोला था कि नहीं, न्यायिक समीक्षा के तहत ये इसके डिसीजन या निर्णय नहीं आते हैं। तो ऐसे ही सिंपल सा एक ऑप्शन बना दिया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से बातें या कौन से कथन न्यायिक समीक्षा के तहत नहीं आता है, उसमें ये भी एक ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो लगेगा नहीं वो तो सर्वोच्च होता है, उसका नहीं आता है, तो बस क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे देख लीजिए, परिसीमन आयोग के संदर्भ में इसका संदर्भ किससे है, 82 अनुच्छेद से संदर्भ है इसका। मूल रूप से ये इनका काम क्या होता है, जो लोकसभा और विधानसभा के लिए सीटों की संख्या और सीमाएं तय करना होता है। आपको पता होगा इस 2026 की जनगणना के बाद होना है, अब जो भी नए परिसीमन होंगे इस 2026 के बाद ही होंगे। परिसीमन अधिनियम अगर 1952, 1963, 1973, 2000 में 4 बार इसका गठन हो चुका है, आप ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ ये क्या करता है, जो SC और ST के लिए सीटों की आरक्षण की बात होती है इनके द्वारा ही किया जाता है, ये आपको याद रखना है। जो 2026 के बाद इसका परिसीमन होगा वो कौन से अमेंडमेंट के तहत है, 84 अमेंडमेंट के तहत, ये आपको याद रखना है। 2002 का जो परिसीमन है उन्हीं के आधार पर भी सभी सीटों का निर्धारण किया गया है और इसके जो अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह थे की अध्यक्षता में गठन हुआ था। और एक चीज़ और याद रखिए, जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में इलेक्शन की बात जो होती है, और तो उसमें जो परिसीमन है वो इसी के आधार पर किया गया है 2002 के। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन से अधिनियम के तहत उसको परिसीमित किया गया है। नेक्स्ट है वामपंथी उग्रवाद के प्रति एक समिट कहिए या सम्मेलन कहिए हुआ था, एक समीक्षा रिपोर्ट जारी किया गया किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखा गया है, इसमें एक लक्ष्य बनाया गया है कि 2026 तक इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था, नक्सलवाड़ी आंदोलन 1967 के तहत हुआ था, शुरुआत वहीं से माना जाता है।
अभी 9 राज्यों के 28 जिला प्रभावित है इससे, और 2024 में कहा जाता है कि 12 ही जिले बचे हैं। इसके साथ साथ देख लीजिए पेशा एक्ट, इससे संबंधित क्या है पेशा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 वाला है, ये याद रखिए। पेशा का संबंध किससे है, इसी से है। एक समाधान योजना है जो राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना है एक, जो इसी से संबंधित है, आपको ये याद रखना। अगला टॉपिक हमारा है वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के बारे में। आपको पता होगा कि अभी काफ़ी इस पे वाद विवाद हुआ था और अंततः इसको जेपीसी के पास भेज दिया गया है। तो आप लोग के लिए होमवर्क है कि जेपीसी को आप कंप्लीट रूप में उसको करेंगे कि इसका गठन कैसे होता है, कौन लोग इसमें शामिल होते हैं। वक्फ बोर्ड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक वैधानिक निकाय है जो 1964 में इसको बनाया गया था। क्या होता है ये, किसी मुस्लिम द्वारा किसी संपत्ति को अस्थायी रूप से ऐसे कार्य के लिए सौंपना जिसका उद्देश्य धार्मिक हो। तो ये इसका थोड़ा उद्देश्य जान लीजिए। इसके पास कुल 9.4 लाख एकड़ एवं 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है ये, और कुल इसका जो एक तरह से प्रॉपर्टी है, देख सकते हैं संपत्ति इसके पास 1.2 लाख करोड़ का है। यह सशस्त्र बल एवं भारतीय रेल के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमि का मालिक है। यह भूमि का निर्धारण, इसमें जो अगर कोई विवाद होता है तो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा इसका निवारण किया जाता है, वही डिसाइड करता है कि ये कौन सी भूमि है। जो अगला टॉपिक हमारा है बहुआयामी वैधता सूचकांक, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको जारी किया गया है। जान लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसका जो काम होता है छोटे द्वीपीय देशों और विकासशील देशों को कम ब्याज दर पर वित्त पोषण में मदद करना, बस यही आपको याद रखना है। इसका संबंध महासभा से है। अगला हमारा सी बॉक्स पोर्टल है, इसका संबंध महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा है। एक तरह से सर्वर है, डेटा स्टोर करने के लिए है, और जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ अपराध होता है, चाहे यौन शोषण हो, जिस तरह की भी चीज़ें हो, उसी के शिकायत के लिए एक सिंगल विंडो का प्रावधान किया गया है। उससे समय जो भी शिकायत होगा इसी पोर्टल पे सबमिट होगा, और वहीं इस डेटा को प्राइवेसी के साथ सुरक्षित रखा जाएगा। अगला देख लीजिए, समुद्री शैवाल की खेती के बारे में है। इसका वैश्विक बाजार मूल्य है दोस्त 9.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी चर्चा में इधर रहा है। ये जो है ना जलीय कृषि का हिस्सा है, और जलीय कृषि का जो भारत के जीडीपी में 1.5% का हिस्सा है। आप उसके बाद देखिए तमिलनाडु इससे खेती में सबसे आगे हैं। 2021 में समुद्री शैवाल मिशन भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका जो उपयोग है भोजन, दवाई उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन, कृषि जैव उत्तेजक के रूप में किया जाता है। उत्पादन में वृद्धि के लिए पीएम किसान एवं PMFPY का विस्तार किया जाएगा इसके लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही है। फिर नेक्स्ट वाले सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के 10 से 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा करंट अफेयर भी होगा और स्टैटिक भी होगा। स्टैटिक को संभवतः आप लोग को करना होगा, और जो भी पॉसिबल होगा वो हम भी यहाँ से करवाएंगे। MCQ भी करवाएंगे जब भी जरूरत पड़ेगा, जैसे भी। तो बने रहिए इस चैनल पे। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है अगर आप लोग BPSC के लिए प्रिपरेशन करते हैं, या आप लोग मुझे 71 के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ये चैनल। और आने वाले समय में हम मेंस के लिए भी काम करेंगे जैसे ही हमारा प्रीलिम्स खत्म होगा, और 71 के लिए आफ्टर प्रीलिम्स 17th वाला हम कंप्लीट वे में काम करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अब आपको फिर से एक नया अवसर मिल गया है, एक मौका दे रहा है BPSC बार बार कि आप आइए और अपने आप को सफल बनाकर चले जाइए। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हेल्थ का ख्याल रखिए। हेल्थ का ख्याल रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खुश रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।